Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our important prelims special series for पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसको लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें रिवीजन की तरह आगे बढ़ना है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा पहला सीरीज है और हम प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र को लेकर कल बातचीत हुआ था उसी को एक इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो आज हमें पहला चैप्टर पढ़ना है वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर इंडिया एक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये इंडिया काउंसिल एक्ट, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट है। इसमें हमेशा एक दो क्वेश्चंस रहते हैं जब भी आप एक्ट को लेकर देखेंगे। जितने प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये सवाल है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस बार दूसरे प्रोविजन से सवाल हो, तो जब ऐसे प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करेंगे तो वो टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये अप्रोच से हमें बढ़ना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस अप्रोच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको याद नहीं करना, आपको वो कंसेप्ट एक बार समझ लीजिएगा और ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप बहुत इजीली इसको करेक्ट करेंगे। तो आज हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं एंड वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन है, in which of the following act the provision was made for the establishment of सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कहने का मतलब किस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता में। तो आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका पहला आंसर का ए होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता में। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बहुत सारे और अदर प्रोविजंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा, हम थोड़ा उसके बारे के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्राई टू रेगुलेट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करना चाहती थी। वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन थ्रू दिस एक्ट जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, थ्रू दिस एक्ट वो चाहती थी कि रेगुलेट करे। अब क्यों रेगुलेट करना चाहती थी, उसके बहुत सारे फैक्टर थे। पहला फैक्टर तो था ईस्ट इंडिया सफर फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा, थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा। फॉर दैट रीजन हमें एक नया एक्ट लेकर आना होगा जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये बैकग्राउंड था रेगुलेटिंग एक्ट क्या। दूसरा, करप्शन। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी वो कमर्शलाइजेशन प्रैक्टिस करती थी, जो कमर्शियल प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें बहुत सारा पैसा रेवेन्यू अर्न किया जा रहा था और इसके कारण करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसको भी रोकने के लिए, उसको एक तरीके से कर्व करने के लिए दिस रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था डिफीट ब्रिटिश बाय, जो आपने पढ़ा होगा 1769 में एक इंपॉर्टेंट हुआ था, हैदर अली डिफीटेड, जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश ट्रूप्स को हराया गया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना था। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, रेगुलेट करना चाह रही थी। फॉर दैट हमेशा ये टर्म यूज किया जाता रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी थे जिसपे एक सवाल भी आया जो अभी हमने देखा। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजंस थे। अदर प्रोविजंस में आप देखिएगा, जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल बंगाल के, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब जो गवर्नर जनरल जो था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और वॉरेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट। तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था रिगार्डिंग दिस
और ये सबसे टॉप लेवल में रखा गया था। अगर हायरार्की देखेंगे तो पहले तीनों अलग अलग थे, पहले तो तीनों अलग अलग थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट एट कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसपे सवाल पूछा गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोविजंस था फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू दिस एक्ट। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब अगर हम सवाल पे जाते फिर से, विच प्रोविजन से रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो हमें भी बताया आपको रेगुलेटिंग एक्ट। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाज मेड रेगुलेटिंग एक्ट। और जो इसके पहले चीफ जस्टिस है कौन, सर इलिजा इम्पे। तो ये भी नाम याद रखिएगा, सर इलिजा इम्पे। और ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको याद रखना। तो बैकग्राउंड आपने समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट आने का बैकग्राउंड क्या था, उसके इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजंस क्या थे, और ये सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट पे पूछा गया। Now moving to the second question, with reference to the establishment of Supreme Court, which statement are correct? Supreme Court at Calcutta was established by Regulating Act 1773, अभी हमने पढ़ा, सही है। Temester was the first Chief Justice of this court, नहीं, हमने पढ़ा था कि सर एलिजा इम्फे। तो सेकेंड पॉइंट तो गलत हो जाता, तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ओनली राइट। तो ये सब ऐसे करके जब पढ़िएगा तो हमेशा पॉइंट्स याद रहेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड प्रोविजंस पढ़ा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैच द फॉलोइंग कह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तो हमने पढ़ा कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट का। तो बी का तो 1 है, तो ये तो यहां से डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन और पॉइंट देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहला परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये सारे पॉइंट्स है, आपको याद रखना। तो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल किससे हुआ था, पिट्स इंडिया। तो आंसर होगा बी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट। तो थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आपने ही पढ़ा था। आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो नया एक्ट आया था वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट का आने का कारण ये था, पिट्स एक्ट 1784 आने का कारण था जो शॉर्ट कमिंग्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कमी रह गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको ओवरकम करने के लिए, शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट को कम करने के लिए दिस एक्ट वाज पास्ड, दिस एक्ट वाज पास्ड। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द पिट्स इंडिया एक्ट, जो शॉर्ट कमिंग्स थे इन द रेगुलेटिंग एक्ट, उसको सुधारने के लिए ये एक्ट आया। फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, बोल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट था फेल्योर, आप बोल सकते हैं फेल्योर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, फेल्योर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मिलिट्री, बहुत सारे मिलिट्री शॉक मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन इंडिया। मराठा वॉर्स हो रहे थे, उधर में निज़ाम्स के साथ वो हो रहा था, हैदर अली का वो, ये सब जो शॉक मिल रहा था, जिसके कारण डिफीट मिल रहा था, जिसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना पड़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट से और भी जो कमी था उस नहीं सुधरा, तो नया एक्ट लेकर आते, उस कमी को, शॉर्ट कमिंग्स को एक तरीके से रिमूव करना है और अच्छे से ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करना है। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़े, प्रोविजन के बारे में पढ़े रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर आप देखिएगा, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट सेपरेटेड द कंट्रोल, ड्यूअल कंट्रोल की बात की गई। कहने का मतलब कंपनी को बोला गया
आपका जो कमर्शियल जो ड्यूटी आप उसको फॉलो कीजिए, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो करेगी। तो कहने का मतलब आप कंपनी है, आप कंपनी वाला काम कीजिए, आपका काम है कमर्शियल रेवेन्यू अर्न करना, बिजनेस करना, ट्रेड करना। आप एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चीज़ में मत पड़िए। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉइंट आउट द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल है, जो फंक्शनिंग है, उसको डिवाइड कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने दो पार्ट में कि कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो कमर्शियल रोल था वो देखती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी पढ़ा होगा आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव का था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वहां के जो मेंबर थे वो इसके मेंबर बने हुए थे। तो दिस टाइम पिट्स इंडिया एक्ट कंट्रोल द कंपनीज का जो कंडीशन था, फंक्शन था, उसको कंट्रोल करना चाहती थी। तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, ये सारा पॉइंट्स है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये सभी और नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमें सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना है। Now moving to the next question, which of the following led to the introduction of English education of India? Charter Act 1813, General Committee of Public Instruction 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट, ये कि IAS प्री 2018 में। तो आपने पढ़ा होगा चार्टर 1813 में ही वहाँ से बात किया गया था इंग्लिश एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, उस समय की बात की। तो वहाँ चार्टर एक्ट इज द राइट वन। 1, 2, 3 ये तीनों राइट है। इसका अगर आप पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। Charter Act 1830, there was provision that companies should invest 1 lakh every year on education of Indians. In 1823, General Committee of Public Instruction was constituted with the responsibility. 1833 is one of the important act regarding the English education or regarding the Indian education. उसको ध्यान में रखते हुए 18 Charter Act 1830 बहुत important है। तो ये भी बड़ा important question है regarding the previous year. By which act British Parliament had abolished monopoly of East India Company trade in India except टी एंड चाइना ट्रेड? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टर एक्ट 1813 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको खत्म करना। क्योंकि और भी कंपनीज को एक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था जो ट्रेड करने का, वो खत्म करना चाहती थी। उनको कहा गया कि बाकी जो और एरियाज है उसमें और भी कंपनीज आएंगी, और भी जो भी इंपॉर्टेंट कमर्शियल एरियाज है उसको एक तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। आपका जो मोनोपोली है वो चाइना के में रहेगा, और इंडिया की अगर बात करें तो टी। तो टी एंड चाइना एक्सेप्ट सारे जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1813। दूसरा अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश प्रोसेसन की बात की गई थी, ब्रिटिश टेरिटरीज की बात की गई। एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी का इनिशिएटिव लिया गया कि इंडिया जो सब कंटिनेंट थी वो एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आ चुकी थी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशन और मिशनरीज को एक तरीके से हरा झंडी दिया गया कि आप चाहें तो अपना एरियाज वो और बढ़ा सकते हो और इंडिया तक आप जा सकते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट 1813 के। तो यही बोला गया था, बाय दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबोलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो चार्टर एक्ट 1813।
by which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India। तो अभी हमने डिस्कस किया चार्टर एक्ट 1813। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1813, ये इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो ये दोनों एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें वो डिस्कस करना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिप्राइव द कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया बट स्टिल एंजॉय द मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना एंड द ट्रेड इन टी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। चाइना के साथ उनका मोनोपोली था, वो वैसे के वैसा ही था, और टी, इस दोनों एरिया को छोड़कर एक तरीके से सारे मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट दूसरा भी क्वेश्चन 1813 चार्टर एक्ट पे ही आया है। इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। ये भी IS 2019 में आया गया। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनीज। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो जो अभी मैंने बात किया था ये हमने अभी डिस्कस किया था। और अदर प्रोविजंस में इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कॉलोनी की बात हुई थी, एक तरीके से कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट। विच एक्ट for the first time made it possible for the Indians to take some share in the administration of their country? तो चार्टर एक्ट 1813, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो जितने एक्ट है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा एक्ट में क्या प्रोविजंस बोला गया। इसलिए मैं सारे प्रोविजंस आपको अच्छे से पढ़ा रहा। कुछ क्वेश्चन को पहले डील कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे। जैसे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़े, अभी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा और चार्टर एक्ट 1813। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे 1833, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि याद नहीं रहता कि किस में क्या बात बोला गया ट्रेड को लेकर। तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए मैं बार बार, ये सब एक्ट है, थोड़ा सा भी लगेगा ये बार बार एक ही से ऐसा सवाल आ रहा, लेकिन दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस एक्ट। Section 87 is one of the most important section of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any post or service under the company on the ground of religion, place of birth. तो 1833 पहला ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री या पोस्ट को लेकर बात किया गया था। तो दिस एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा देश में हमारा कैसा पार्टिसिपेशन रहा उसको लेकर बातचीत किया गया था। Now moving forward, read the following statement with reference of Indian Council Act 1861 and choose the correct option. As a result of this act, total members of Executive Council of Governor General become 7. For the legislative work, number of additional। तो ये भी एक important question है जो previous year में पूछा गया था। इससे पहले हमें ये सारे act पढ़ना है। तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें डील कर लेना है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे एक साथ। Which of the following act provided for communal representation in British India? तो ये आपने पढ़ा होगा मिंटो मॉडली रिफॉर्म्स, जिसका नाम ही था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहीं से शुरू हुआ था सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम को लेकर। बड़ा फेमस एक्ट है जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्ट। Act of 1909 associated with introduction of separate electorates, again same question उसी को लेकर है। By which of the following act was the federal court in India created? तो इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1935 के थ्रू फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो दिस इज तो कंफ्यूज नहीं होना, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है। जब हम कल क्लास में आएंगे तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे, देन वी डील विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगेन दिस चैप्टर जो पहला दूसरा चैप्टर है इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा बोल सकते उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा सिलेबस का, तो हमें कवर जरूर करना है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पहले पढ़ेंगे एंड देन वी कवर द ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ऐसे करके हमको सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। अगेन आई एम होपिंग कि ऐसे सीरीज को आपको पढ़ना है, साथ में अपने छोटे छोटे नोट्स बनाना है, जो आने वाले समय में आप उसी नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कीजिएगा और नेगेटिव मार्किंग कम होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, विल डिस्कस ऑल इम्पॉर्टेंट एक्ट, देन वी डील विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, कल मिलते हैं। थैंक यू।